और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नल श्रीकांत पुरोहित के रिटायरमेंट पर रोक लगी है। आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल यानी एएफटी ने पुरोहित के रिटायरमेंट पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। यूपीए की साजिश के कारण जो समय बर्बाद हुआ उसकी भरपाई भी कराई जाएगी, ये आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल की तरफ से कहा गया है। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि इंडियन आर्मी ने कहा है कि श्रीकांत पुरोहित को प्रमोशन के साथ साथ बाकी सारी सुविधाएं दी जाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और इसी खबर पर मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। और इस खबर पर हम चर्चा करें उससे पहले आपको चलना होगा साल 2008 में, जब मालेगांव ब्लास्ट हुआ था। 6 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और इसमें कई सारे प्रमुख लोगों के नाम सामने आए थे जिनके ऊपर आरोप लगे थे। बाद में हालांकि उन्हें बरी कर दिया गया। अब ये जो कर्नल पुरोहित हैं, ये 2017 में, अगर मैं गलत नहीं हूं पंकज जी, ये बरी हो गए थे, लेकिन आज एक बार फिर से चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि इनको लेकर कहा गया है कि भाई जितने साल इन्होंने जेल में बिता दिए वो साल तो इनके बर्बाद हो गए ना, तो अब क्या। तो ऐसे में इंडियन आर्मी ने कहा है कि इनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, इनका प्रमोशन भी हो सकता है। और आपको यह भी बताते चले कि 31 मार्च 2026 को इनका कार्यकाल पूरा हो रहा था। 16 मार्च को यह फैसला आया है कि अभी इनका रिटायरमेंट नहीं होगा। यूपीए का शासन था देश में और कैसे एक शख्स को, जो सेना के अधिकारी हुआ करते थे, उनके ऊपर आरोप लगा और जितने भी साल उन्होंने जेल में बिताए उन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। और कैसे यूपीए शासनकाल में जितने भी लोगों को आरोपी बनाया गया था वो कैसे एक एक करके बरी हुए, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ, मैंने आपको बताया, मेरे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं। पंकज जी, कर्नल पुरोहित को लेकर यह बड़ी खबर आई है। मैं चाहूंगी कि आप इस अपडेट के साथ साथ थोड़ा बैकग्राउंड भी समझाएं, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ताकि लोगों को एक क्विक रिमाइंडर मिले। नम्रता, कर्नल पुरोहित की जो कहानी है ना, वो किसी भी सस्पेंस थ्रिलर मूवी से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस देश में जिन लोगों को पता नहीं है, मैंने पत्रकारिता की थी उसी वक्त जब मैं मुंबई में था। ये सारा घटना हुआ था, मैं दादर के उसी शिवाजी पार्क के आसपास रहा करता था जहां ये कर्नल पुरोहित रहते हैं। जरा सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी 13वीं रैंक थी आईआईटी में, 13th, उसने वो आईआईटी को छोड़ा और उसने ग्राउंड वर्कर बनना स्वीकार किया। इंडियन आर्मी में मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है वहां पे ये काम करते थे और अपने पूरे जीवन को इसने खतरे में डाला। तीसरी पीढ़ी के ये सैनिक हैं, इनके पिताजी, इनके दादाजी सब सैनिक हैं और कट्टर देशभक्त आदमी। जनरल रावत उस वक्त इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड हुआ करते थे। एक फिल्म आई थी बेबी, अक्षय कुमार की, आपने देखा? उसमें एक इंडियन आर्मी ने एक एक्सपेरिमेंट करता है, वो एक बेबी यूनिट बनाते हैं और जो कि एक आर्मी के उस तरह के लोगों को चुनते हैं जिनका कोई पहचान नहीं रहेगी और वो कहीं भी जाके कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जनरल रावत ने कहा कि जो पारंपरिक तरीके हैं उससे हम आतंकवादी या अपने दुश्मनों से काबू नहीं पा सकते। तो उन्होंने एक यूनिट बनाया जिसका नाम था टीईटी और वो गुप्त था, किसी को नहीं पता था। नाम इस तरह टेक्निकल इंटेलिजेंस लिखा ताकि किसी को पता नहीं चल सके वो एग्जैक्टली काम क्या करती है। और उसमें पूरे इंडियन आर्मी के सभी विंग से, नेवी से, एयरफोर्स से और आर्मी से चुन के कुछ सिलेक्टेड लोगों को निकाला और कहा कि आज के बाद से तेरी कोई पहचान नहीं और कल को तू मारा भी जाएगा तो इसका कोई तुझे शहादत नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर तैयार हो तो बताओ, लेकिन तुम्हें काम करना है मां भारती के लिए, भारत माता के लिए। अब उसमें से कर्नल श्रीकांत पुरोहित का चयन हुआ था और इनको सिर्फ एक आदमी को रिपोर्ट करना था, जनरल रावत को, और कोई बीच में नहीं। ये आदमी अपने पूरे परिवार से कट ऑफ होके मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा था। ये आतंकियों के गैंग में शामिल हुआ, पूरे पता लगाया उसने। 26/11 हमले जो होने वाले हैं सबसे पहले इसने डिस्क्लोज कर दिया अपने यूनिट को कि इस तरह का प्लान बना रहे हैं वो। उसके पहले जैसे ही इसने अपने मिलिट्री यूनिट को बताया तो चूंकि इतनी बड़ी घटना होने वाली थी, खबर की गई सरकार को, देश के गृह मंत्री से पी चिदम्बरम। अचानक, चूंकि देखिए इन लोग उस वक्त आर्मी में, सिविल ड्रेस में, मतलब गुमनाम जिंदगी जी रहे थे, काम भले आर्मी के लिए कर रहे थे, इंडिया के लिए कर रहे थे। तो उस वक्त हेमंत करकरे थे एटीएस के चीफ। राइट। चार्जशीट की पेज नंबर 46-47 में लिखा हुआ है कि मुंबई एटीएस ने
इनके घर पे आरडीएक्स रखा, उस घर पे जहां ये नहीं रहते थे, मुंबई में। ये कब प्रूफ हुआ है? और ये चार्जशीट में है, जो कोर्ट में, ये मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये कोर्ट में प्रूव हुआ है, वो बता रहा हूं। और ये बताया कि ये जो आरडीएक्स है पाकिस्तान से आया था, जो कि मिलिट्री के पास जब्त था, वो आरडीएक्स मालेगांव ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ। मतलब इनके ऊपर यही आरोप थे ना कि इन्होंने आरडीएक्स उपलब्ध कराया, वो आरडीएक्स एटीएस ने रखा था उस वक्त महाराष्ट्र, ये चार्जशीट में है। बिल्कुल बिल्कुल। और बताया गया है कोर्ट में, बाकायदा प्रोसीडिंग्स है कि इनको किसी तरह, चूंकि इनके भी नेटवर्क थे, पता चल गया कि इनको बुरी तरह फंसाया जाना है। ये आदमी अपने बनियान में और हाफ पैंट में घर में जो बोरी होती है ना, उससे अपने घर की सफाई कर रहा है, और उस वक्त इसको जाके दबोच लेते हैं। और कहा यह जाता है कि यह सबूत नष्ट कर रहा था अपने घर में। और उसके बाद अरेस्ट होने के बाद कैसे टॉर्चर किया गया, मिलिट्री लैंग्वेज में उसको चाइनीज टॉर्चर बोलते हैं, उसके बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगा। सिर्फ इतना बताऊंगा कि नाक में करंट, कानों में करंट। इनकी बेटी को कहा जाता था कि तुम्हारे सामने रेप करूंगा, तुम्हें सिर्फ एक बात कहना है कि योगी मोदी का नाम लेना है और आरएसएस चीफ मोहन भागवत का नाम लेना है, कि उनके इशारे पे तुमने किया था। और बहुत तरह से टॉर्चर किया। एक मेजर उपाध्याय हैं, और उन्होंने पूरा एक इंटरव्यू दिया है, बोला कि अगर कर्नल पुरोहित की जगह पे कोई भी होता हार्ड मांस का इंसान, तो वो टूट चुका होता, वो खत्म हो गया होता। मतलब कि मारते थे, इनको पीटते थे एटीएस वाले, जब मारने वालों का हाथ सूज जाता था तो वो गर्म पानी में अपना हाथ डालते थे ताकि नसें ढीली हो, और फिर जब होता तो फिर इनको मारते थे। पूरे कपड़े उतारकर इनके साथ ये टॉर्चर किया गया। मतलब पिलास देखते हैं, इनकी उंगलियों के नाखून पकड़ के उससे खींचा जाता था। ये कर रहे थे उस वक्त। क्यों? ये आदमी आज तक मालेगांव गया नहीं। और सबसे बड़ी बात, इनके जो 2 स्पाई थे आर्मी में, उन दोनों को को-एक्यूज्ड बनाया गया। बताया जाता है कि इनको इस बात की सजा मिली थी कि इन्होंने कैसे अपने यूनिट को मुंबई अटैक के बारे में पहले खबर कर दी। और बताया यह गया कि मालेगांव से बोले कि उस पूरे आर्मी में किसी, जो भी जिनको एक्यूज बनाया, कभी ना मालेगांव गया, ना कुछ मतलब नहीं, सिर्फ इस एक आरोप में। और आर्मी ने खुद इसकी जांच की कि क्या कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने कुछ गलत किया। सारी रिपोर्ट कहती है कि यह कहीं था ही नहीं उसमें। यह एक मिशन पे काम कर रहा था, देश में आतंकियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने का मिशन। और इसके पास जितनी जानकारी थी आतंकी नेटवर्क के पास, भारत में किसी के पास उतनी जानकारी नहीं थी। इसलिए इस आदमी को पकड़ के 17 साल सारा कुछ किया गया। बाद में आर्मी की कोर्ट में, बाकायदा सारे कोर्ट में ये बाइज्जत बरी हुए, और इनके नाम पे भगवा आतंकी एक थ्योरी गढ़ी गई, जिसमें साध्वी प्रज्ञा, मेजर उपाध्याय, श्रीकांत पुरोहित सब थे। सारे के सारे बाइज्जत बरी हुए। और इंडियन आर्मी ने हमेशा इनका साथ दिया। कहा कि पॉलिटिकल मास्टर्स के इशारे पर मुंबई एटीएस जो है वो जानबूझकर इनको प्रताड़ित कर रही है, क्योंकि आर्मी को पता था ना कि मेरा कैसा है, इस देश में एक देशभक्त के साथ क्या क्या हो सकता है। और शायद इसीलिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है कि वंस अ देशभक्त ऑलवेज अ देशभक्त। सुबह से मर जाएगा ये आदमी। ये जब जेल से आए 17 साल, तो लोगों ने कहा कि किसी तरह के आप में क्रोध है इस देश के सिस्टम के प्रति। तो उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि मुझे फंसाया गया, लेकिन अगर मेरी खून के आखिरी कतरा भी अगर मां भारती के काम आ सकता तो मैं कुर्बान होता, लेकिन अपने यूनिट के बारे में कुछ नहीं जानकारी दूंगा मैं। इनसे पूछा जाता था कि कौन कौन तेरे साथ काम कर रहा है, क्या है वो टेक्निकल, टीईटी क्या है इंडियन मिलिट्री का। ये बोला कैसे बता देते भाई, दुश्मन के पास चला जाता तो। कोर्ट में इनसे पूछा गया कि आप बच सकते हो अगर बता दो तो, ये खामोश रहते थे, क्योंकि इनके कमांडर ने कहा था कि कुछ भी नहीं बताना उसके बारे में। हालांकि बाद में उससे भंग कर दिया गया। यह है कर्नल श्रीकांत पुरोहित की कहानी। तो अभी इनको लेकर भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिस दिन 11 बजे कोर्ट का फैसला है और उसी दिन इंडियन आर्मी ने इन्हें ज्वाइन करवाया और साउदर्न कमांड में इनकी तुरंत पोस्टिंग हुई। यह है भारत की फौज और यह है हमारे नेता। एक मेजर हैं, मैंने जिनका नाम लिया, उन्होंने कहा था कि
सिर्फ एक काम के लिए अगर यूपीए के सारे नेताओं को कोई देशभक्त गोली मार देता तो वो पाप नहीं होता, लेकिन क्योंकि हम अपने डिसिप्लिन में बने थे इसलिए किसी ने कुछ नहीं किया। ऐसी थी उस वक्त देश की स्थिति। एक आदमी जिसके पास प्रायर इंफॉर्मेशन होता था कि उस शहर में ब्लास्ट होने वाला है, यह बता सकता था, इसका नेटवर्क इतना स्ट्रांग था, लेकिन इसको जेल में बंद करके टॉर्चर किया जा रहा था। कितना मुश्किल है इस देश के लिए काम करना, बताइए। लेकिन ठीक है, एक लंबा इंतजार खत्म हुआ। वो ये ना, सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। एक लंबा इंतजार खत्म हुआ, अभी उनके प्रमोशन की बात चल रही है, सुख सुविधाओं की बात चल रही है। जो साल बीत गए वो कोई वापस नहीं लौटा पाएगा, लेकिन एक छवि जो उनकी खराब करने की कोशिश की गई, मुझे लगता है कि इनके एक को वर्कर थे लेफ्टिनेंट जनरल हनी बख्शी, और वो भी उसी टीटी में थे साथ में, और मुझे लगता है कि उन्होंने एएनआई पे, छोटा सा ही है, उन्होंने बताया है श्रीकांत पुरोहित के बारे में। हो सकता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, एक बार उनको दर्शकों को सुना दीजिए, तब पता चला। अगर रोंगटे नहीं खड़े हुए तो बता दीजिए कि श्रीकांत पुरोहित कौन थे। मैं उसी बयान के साथ छोड़कर जा रही हूं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। बाकी दर्शकों के हवाले खबर क्या, ये एक ऐसा किस्सा जो पिछले कई साल से चला आ रहा था, अब जाकर ये क्लैरिफाई हुआ है। तो इस पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। Tell us what happened with Colonel Purohit. And adding to it, sir, your case was between 2004 2014. There's a particular government. There was this. You faced this. TSD was started and disbanded both during this period. Purohit faced a lot of issues. He was. It was said he was helping so-called Hindu terror. So. I know, being from the INT Corps, you and Colonel Purohit, you are thick of friends. So tell us what happened. And now, let me start with Purohit as a person first. I have had the Purohit was some kind of indirectly under me in South Kashmir, 2004-5. He's a third generation army officer. And that too a very proud one. Very, very nationalist. Now that things are coming, matter is sub judice. Army did 2 inquiries. First inquiry was one-sided, so the court said, "Ki nahi, give him a chance." And when he gave a chance, he was given the chance. Army didn't find anything against him. That's a fact. Okay. Secondly, now it's a court document. And again, I come back to General Rawat. When General Rawat came in, and he probably interacted with him on a personal level or not, I really don't know. But General Rawat immediately said, give the officer all possible support that he needs to fight his case. Irrespective of whatever people may say, but there are certain things which, of course, General Rawat had. He was that way a very fair man. And amongst those documents, he pulled out one document which he wanted to produce in the court, and that document is a document which mentions about his complete proposal as to how he will go about it. This entire operation that he had done. It was not that off the way chalte acha tu bata de khabar kya tu. It was a proposed plan that he will penetrate under certain things. I'll give you an example. In that inquiry, one gentleman, I will not name him, who was his one rank senior, he said, नहीं हमारे mandate में नहीं है. He said, अगर mandate में नहीं था तो आपको जब रोज inputs आते थे तब क्यों नहीं बोला आपने? 2 officers of the same unit at that given time have in the trial court, given evidence that whatever he was doing was being briefed to us. Then there was this thing कि आर्मी में से इतने क्विंटल एक्सप्लोजिव्स गायब हो गए, RDX गायब हो गया, और RDX को जो है वहाँ यूज किया गया मालेगांव में. Let me read it out. Now this is the NIA's charge sheet that they have given. I will not name the people. It was certain person's house that the background is that there was a certain house which was being used by the team. And one day one of the ATS guy came in.
He came and asked the ATS is this Maharashtra ATS. Maharashtra ATS. So this guy came in and he asked the Intel JCO there that can you show me that house? That was after Purohit has been arrested and this so-called investigation is on. So he showed him the house and then somehow the officer there had something and they went back. So suddenly they saw that this guy is rubbing something from a bag onto the floor. And next day the forensic people came and they said neither to RDX rakha gaya tha. This is from the NIA. The recovery itself becomes suspect on the ground that ATS Mumbai may have planted the RDX traces to implicate him and the accused person in the case. This is from the charge sheet, page number 47-48. It gets buried somewhere. All these reports. And he No, this continues is the to- charge sheet that NIA has filed in the trial court, wherein the NIA has said that It was, yeah. it was planted. It is suspect that it was planted. In spite of that, the man didn't come out. He was still prosecuted. He was He's still under prosecution. Yeah. He's being still prosecuted. In fact, believe me, what a fantastic field operator. The day my case got over, I took the first flight to Bombay. Sorry, Mumbai now they call it. We're still used to that idea of calling it Bombay. I flew back down to Mumbai. I spent an evening with him just to motivate him. I said, Prashad, मैं निकल गया हूँ ना. अगर तूने गलत नहीं किया है, because you see, अगर गलत किया है, the Lord is there. But अगर तूने गलत नहीं किया है, believe in the God. तो निकल जाएगा. And after whatever I have seen, and this is all documentary evidence, he's been implicated. He's been badly implicated. Now, if a agency says to the Fauj that this is what has been done, Fauj somewhere becomes duty bound to, be part of to support that investigation. But when this happened with him, I remember very well, I was on the beat. No support was given to him. Like he was given on a platter to the civilian agencies that you take him, investigate him for Hindu terror and all उसका that. जवाब वो देंगे जिन्होंने इसको मदद नहीं की. But you people were still there in the army. You were in the Int Corps. How did it feel? You see, again, the same thing. Once a narrative is created, it takes a little time to... एकदम it comes as a shocker. यार, पुरोहित ने ये कर दिया. But then you start we all have our ways to find out. So, पता तो लग जाता है कि ये गलत हो रहा है. जब पता लग जाता है कि गलत हो रहा है, right? He's now under cloud. His operations come under cloud. ठीक है? Now, those who are indulging or those who have been told to do covert ops as part of military intelligence, as part of raw operations, IB operations, उनको नहीं लग रहा होगा कि हम ये covert ops करेंगे, बाद में ये सारा हमारे साथ भी हो सकता है. How do you Exactly. motivate them? जब आप कर रहे होते आपको लगता ही नहीं कि शायद मेरे साथ होगा ये. Okay. But sir, when Purohit's case happened, your case happened, there are a few other examples. When all this happened, कभी मतलब आगे भी तो वो लगता होगा ना बाकी यंग ऑफिसर्स को कि मतलब यार ये आज इनके साथ हो रहा है तो हम भी चुपचाप सेफ खेलते हैं, रूम में बैठो. The DGMI himself, General Thakur, he has very explicitly written that. I don't think I need to, use those same words. He's so explicitly he's written it.